नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे सेक्शन नंबर 32 इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 जो अब हो गई है सेक्शन 26 भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। काफी बड़ी सेक्शन है जिसे देखकर आप लोग डर सकते हैं, लेकिन मैं इसको पहले आप लोगों को एक लाइन में बता देता हूं कि ये बात क्या करती है। इसके बाद आप इस एक लाइन को अगर आप याद रखेंगे और उसके बाद फिर आप सेक्शन 26 भारतीय साक्ष्य अधिनियम को पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, इस सेक्शन में तो कुछ भी नहीं। ये सेक्शन बात करती है, अभी जो मैं एक लाइन बोलने वाला हूं इसको प्लीज थोड़ा अटेंटिवली आप सुन लीजिए और हो सके तो आप लिख लीजिए। एक व्यक्ति ने सुसंगत तथ्यों के बारे में कोई कथन किया। आई रिपीट, एक व्यक्ति ने सुसंगत तथ्यों के बारे में एक स्टेटमेंट दिया, कोई कथन दिया, अर्थात अ स्टेटमेंट ऑफ रेलेवेंट फैक्ट मेड बाय अ पर्सन। ऐसे स्टेटमेंट सुसंगत होंगे, ऐसे स्टेटमेंट रेलेवेंट होंगे, ये कहती है सेक्शन नंबर 26। अब यहां पर आपको ऐसा लग रहा होगा, अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो लग रहा होगा, अगर आपने ध्यान से नहीं सुनेगा तो सुना होगा तो आपको कुछ भी नहीं लगेगा। एक बार फिर से रिपीट करता हूं क्योंकि यही एक लाइन है जो आपको याद रखनी है। उसके बाद तो देखो इतना सारा कंटेंट है, वो आपको नोट करना पड़ेगा और धीरे 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 आपको याद होंगी बातें। बट एक क्या लाइन है, एक व्यक्ति द्वारा सुसंगत तथ्यों के बारे में किया गया कथन सुसंगत होता है। दो बार सुसंगत आ रहा है। जब उस व्यक्ति ने भैया पहले ही सुसंगत तथ्यों के बारे में ही स्टेटमेंट दिया है तो अब ऐसे स्टेटमेंट को सुसंगत क्यों बना रही है ये सेक्शन। ये बात थोड़ी सी आपको समझनी पड़ेगी और इसी बात को समझते समझते आप सेक्शन 26 समझ जाएंगे। तो क्यों का जवाब लेने के लिए पहले बताना चाहूंगा कि जर्नल रूल क्या है, कि कोई स्टेटमेंट कोर्ट तक कैसे पहुंचता है, कोर्ट उसको कब मानती है, कब पढ़ती है, कब उसको कंसीडर करती है। हाँ दोस्तों, एक और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कि वीडियो के पब्लिकेशन के 24 घंटे के बाद अगर वीडियो देखना चाहते हैं इस चैनल पर तो आपको इस चैनल का मेंबर बनना पड़ेगा और उसके लिए आपको यहाँ लोगों के सामने ज्वाइन बटन दिखाई दे रहा होगा, आप उसको टच करिए, प्रोसीड करिए, आप मेंबर्स बन जाएंगे और 24 घंटे के बाद भी आप वीडियोज को एक्सेस कर पाएंगे। सपोज चार्ज के लायक मैटर है तो कोर्ट ने चार्ज लगा दिया। अब चार्ज लगाने के बाद, जर्नली चार्ज लगाने के बाद ट्रायल शुरू हो जाता है और अब जब ट्रायल शुरू होता है तो गवाह कोर्ट में आते हैं अपना स्टेटमेंट कोर्ट के सामने देने के लिए। और जनरल रूल ये है कि कोई भी गवाह, कोई विटनेस जब तक कोर्ट के सामने आकर अपना स्टेटमेंट नहीं दे देगा तब तक वो स्टेटमेंट चाहे कोर्ट के रिकॉर्ड में लगा हुआ है, पुलिस के द्वारा रिकॉर्ड किया हुआ या किसी और डॉक्यूमेंट में रिकॉर्ड हुआ, वो जब तक एविडेंस नहीं बनेगा, जब तक डिसीजन का आधार नहीं बनेगा, जब तक कि वो व्यक्ति स्वयं कोर्ट में ना आ जाए और अपना स्टेटमेंट ना दे दे। अर्थात किसी भी स्टेटमेंट को जो कोर्ट से पहले की प्रोसीडिंग्स में रिकॉर्ड हुआ उसको अगर एविडेंस बनाना है तो जिस व्यक्ति का वो स्टेटमेंट है उसे कोर्ट में आना पड़ेगा और अपना स्टेटमेंट कोर्ट में आकर ऑन ओथ, शपथ लेकर बोलना पड़ेगा, तभी उसको एविडेंस की कैटेगरी में माना जाएगा, तभी उसके आधार पर कोई डिसीजन दिया जा सकता है। अदरवाइज कोई भी स्टेटमेंट कथन कोर्ट के रिकॉर्ड में होने के बावजूद भी वो एविडेंस नहीं होगा और ना ही उसको डिसीजन का आधार बनाया जा सकता। तो अर्थात बात क्या हुई कि पहले तो कोई रेलेवेंट फैक्ट के बारे में कोई स्टेटमेंट था, जिस व्यक्ति का स्टेटमेंट है वो व्यक्ति कोर्ट में आया और कोर्ट में शपथ लेने के बाद उसने अपना स्टेटमेंट दिया, देन अब वो एविडेंस माना जाएगा। अब यहां पर क्या बोला जा रहा है कि एक व्यक्ति ने
सुसंगत तथ्यों के बारे में कथन किया तो ऐसे कथन सुसंगत होंगे। भैया ये जो जनरल बात अभी मैंने बताई कि वो व्यक्ति खुद कोर्ट में आएगा तो सीधे सीधे बोल देगा कि हाँ वो रेलेवेंट फैक्ट के बारे में कोर्ट में आकर बोल देगा। और एक और बात आपको बता दूं कि अभी जैसे ही मैंने तथ्य की डेफिनेशन बताई तो उसमें एक इंपॉर्टेंट बात है, कोई भी बात फैक्ट जब बनेगी जब कोई व्यक्ति उसको अपनी इंद्रियों से महसूस कर लेगा। मान लो कि कहीं डेड बॉडी पड़ी हुई है और अभी तक वो डेड बॉडी किसी को मिली ही नहीं, अर्थात किसी ने देखी भी नहीं, अर्थात किसी ने वहां जो स्मेल आ रही थी वो सूंघी ही नहीं, किसी को पता ही नहीं है, नॉलेज ही नहीं है कि वहां कोई डेड बॉडी पड़ी है, तो वो डेड बॉडी का पड़ा हुआ होना क्या फैक्ट है? नहीं। क्यों? क्योंकि अभी तक किसी भी व्यक्ति ने इसको परसीव नहीं किया है। अर्थात सेंसेस से जब कोई व्यक्ति परसीव कर लेगा, इंद्रियों से महसूस कर लेगा, तभी कोई बात फैक्ट की कैटेगरी में आएगी। और रूल ये है डायरेक्ट एविडेंस होनी चाहिए। कोर्ट के सामने जो स्टेटमेंट देने आ रहा है, मेन पर्पस क्या है? कोर्ट के सामने स्टेटमेंट कराना, एविडेंस बनाना, जिसको आधार मानकर कोर्ट डिसीजन ले सके। हालांकि ये कंप्लीट सच नहीं है। डायरेक्ट एविडेंस, प्रत्यक्ष गवाही का रूप ये है, रूल ये है, नियम ये है कि जिस व्यक्ति ने अपनी इंद्रियों से महसूस किया, चाहे उसने देखा, चाहे सुना, चाहे सूंघा, चाहे टच किया, चाहे टेस्ट किया जीभ से, जिस व्यक्ति ने अपनी इंद्रियों से महसूस किया वही व्यक्ति कोर्ट के सामने आएगा। कोई और दूसरा व्यक्ति कोर्ट के सामने आकर अपनी गवाही नहीं दे सकता किसी फैक्ट के बारे में। यह है जनरल रूल। अब यहां पर एक स्टेटमेंट दिया है सेक्शन 26 में, ध्यान देना, एक स्टेटमेंट दिया है किसी व्यक्ति ने किसी सुसंगत तथ्य के बारे में। उस स्टेटमेंट को जो सुसंगत तथ्य के बारे में दिया गया है उसे भी रेलेवेंट माना गया है। स्टेटमेंट ऑलरेडी रेलेवेंट फैक्ट के रिगार्डिंग है। इवन देन लिखना पड़ा इस सेक्शन में कि वो जो स्टेटमेंट है उसको भी सुसंगत माना जाएगा। तो इसका मतलब जनरल ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस में वो स्टेटमेंट सुसंगत नहीं था, इसलिए लिखना पड़ा इस सेक्शन को अलग से लेजिस्लेचर को, इस स्टेटमेंट को, इस कथन को सुसंगत बनाने के लिए, जो ऑलरेडी सुसंगत तथ्य के बारे में ही बात कर रहा है। तो ऐसी क्या परिस्थिति थी? इसका मतलब कहीं ना कहीं सीधा सीधा है कि ये जो स्टेटमेंट सुसंगत तथ्य के बारे में सेक्शन 26 भारतीय साक्ष्य अधिनियम में किसी व्यक्ति के द्वारा दिया गया, ये डायरेक्ट नहीं जा पा रहा था कोर्ट के सामने, परिस्थितियां ऐसी थी। इस मजबूरी के कारण इस स्टेटमेंट को सुसंगत बनाना पड़ा। और जैसे ही ये स्टेटमेंट सुसंगत बन गया, रेलेवेंट हो गया, अब इसके रिगार्डिंग एविडेंस दी जा सकती है। एक और इंफॉर्मेशन दोस्तों कि शाम को 8 बजे आपको चैनल पर वीडियो मिलेगी। इसी वीडियो से कनेक्टेड क्वेश्चंस जो किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं आपसे, वो सुबह 8 बजे पोस्ट के थ्रू मिलेंगे, जिनमें क्विज की फॉर्म में वो होंगे, मल्टीपल चॉइस होंगे। जैसे ही आप टिक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपका आंसर ठीक है या गलत है। तो आप चेक करिए, उसमें नीचे एक्सप्लेनेशन भी होगा, आपको पता चलेगा कि आपका आंसर ठीक है तो क्यों ठीक है, गलत है तो क्यों गलत है। इससे आपकी नॉलेज बढ़ेगी, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। आप जरूर प्रैक्टिस करिए इसको। यहीं पर एक सेक्शन और रिमाइंड कराऊंगा आपको, इंपॉर्टेंट सेक्शन है और यहां मैं क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। ध्यान से सुन लो इस सेक्शन को, सेक्शन नंबर 3 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम। यही सेक्शन पहले इंडियन एविडेंस एक्ट की बात करें तो 5 हुआ करती थी, और इसमें 2 बातें कही गई कि एविडेंस किस बात की दी जा सकती है। एविडेंस का मतलब कोर्ट में जो एविडेंस दी जा सकती है वो किस बात की दी जा सकती है। तो इसमें बताया गया 2 बातों के लिए एविडेंस दी जा सकती है। नंबर 1 बात कही गई कि विवादक तथ्य, फैक्ट इन इशू के एग्जिस्टेंस, नॉन एग्जिस्टेंस के बारे में
एविडेंस दी जा सकती है, साक्ष्य दिया जा सकता है, पहली बात। और दूसरी बात कही गई कि सुसंगत तथ्य के बारे में साक्ष्य दिया जा सकता है। रेलेवेंट फैक्ट की एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस को प्रूव करने के लिए एविडेंस दिया जा सकता है, डिस्प्रूव करने के लिए एविडेंस दिया जा सकता है। और जैसे ही ये कह दिया कि रेलेवेंट फैक्ट की एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस, अस्तित्व और अनस्तित्व के बारे में अगर साक्ष्य दिया जा सकता है, तो जैसे ही इस स्टेटमेंट को रेलेवेंट बनाया, जैसे ही इस स्टेटमेंट को रेलेवेंट बनाया, इट मींस इस स्टेटमेंट के बारे में अब साक्ष्य दिया जा सकता है। अभी मैं कंटेंट पे नहीं आ रहा हूं, पहले इसको आपके माइंड में बैठाने की कोशिश कर रहा हूं कि फ्यूचर में आप कभी भूलें ही ना। अब मैं फिर आगे आता हूं कि जैसे ही कहा जाएगा कि किसी स्टेटमेंट के बारे में साक्ष्य दिया जा सकता है, एविडेंस दी जा सकती है, पहली बात तो क्यों दी जा सकती है? क्योंकि वो डिक्लेयर कर दिया कि रेलेवेंट फैक्ट है, और सेक्शन 3 कहती है कि रेलेवेंट फैक्ट के रिगार्डिंग एविडेंस दी जा सकती है। और जैसे ही एविडेंस दी जा सकती है तो इट मींस दो टाइप की एविडेंस हो सकती है, उसके बारे में ओरल एविडेंस हो सकती है या फिर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हो सकती है। लास्ट वीडियो में भी मैंने बताया था, जिन लोगों ने देखी होंगी वो समझ गए होंगे। कमेंट करके बताइए कि क्या ओरल एविडेंस होती है और क्या डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होती है, कौन सी सेक्शन में आज की डेट में भारतीय साक्ष्य अधिनियम में इसकी डेफिनेशन दी। तो सिंपल सी बात यह है कि ये स्टेटमेंट है रेलेवेंट फैक्ट का, किसी भी व्यक्ति ने दिया। अब इसमें थोड़े से मैं इसको ऑर्नामेंट पहनाने की कोशिश करूंगा। ये तो स्केलेटन था, इस पर कपड़े पहनाने की कोशिश करूंगा जिससे ये अब आपको पूरा एक मनुष्य दिखाई देने लगे और आपको समझ में आ जाए कि हाँ, ये तो पर्टिकुलर पर्सन है। तो पहली बात क्या होना चाहिए इस सेक्शन के लिए? देखिए, इस सेक्शन को जनरली लोग डाइन डिक्लेरेशन के नाम से जानते हैं। हिंदी में बात करें तो मृत्युकालिक कथन के नाम से जानते हैं। हाँ, बात ठीक है, लेकिन पूर्ण सत्य नहीं है, क्योंकि इस सेक्शन की जो क्लॉज ए है, आज की डेट में क्लॉज ए, और जब इंडियन एविडेंस एक्ट ओल्ड लॉ के बारे में बात करें तो सेक्शन 32 और उसकी क्लॉज 1, वहां पर क्लॉज 1 2 3 4 5 6 7 8 लिखी थी। अब सेक्शन 26 जब इसको किया तो चेंज केवल इतना ही आया है, केवल यही चेंज आया। एक तो नंबर चेंज हुआ, 32 से 26 हो गया। दूसरा, जो सब क्लॉजेज लिखी थी, सॉरी क्लॉजेज इसके अंदर लिखी थी 1 to 8, अब उनको ए टू एच कर दिया है, ए बी सी डी ई एफ जी एच कर दिया है। और एक चेंज आया है कि हर क्लॉज के सामने पहले एक हेडिंग लिखा गया था, लेकिन अब जब ये ए टू एच किए तो इनके आगे से वो हेडिंग्स हटा दिए गए। ये तो चेंज आया है। तो अभी मैं आपको बताना चाह रहा था कि वो अब इसको कपड़े पहनाने, क्या सेंटेंस तो आपको बेसिक याद रखना है कि एक सुसंगत तथ्य के बारे में कथन किया गया है, किसी व्यक्ति ने किया है। अब मैं एक सेंटेंस बढ़ा रहा हूं इसमें कि वो कैसा व्यक्ति है जिसने सुसंगत तथ्य के बारे में कथन किया। वो ऐसा व्यक्ति है, अगर एक लाइन में, एक थोड़ा सा दो शब्दों में बात करूं तो द पर्सन हु इज अनअवेलेबल, जो व्यक्ति उपस्थित नहीं है। जब भी अनअवेलेबल की बात आएगी, उपस्थित नहीं है की बात आएगी, तो कहां के लिए उपस्थित नहीं है? बेसिक पर्पज क्या है किसी व्यक्ति को उपस्थित कराने का? कि कोर्ट के सामने उपस्थित हो जाए, अपना स्टेटमेंट कोर्ट के सामने दे दे, जिससे कि उसका स्टेटमेंट कन्वर्ट हो जाए एविडेंस में। ये बेसिक पर्पज है। लेकिन ये पर्सन जिसका यहां कथन है सेक्शन 26 में, जिसको रेलेवेंट बता रही है 26, वो व्यक्ति अवेलेबल नहीं है, उपस्थित नहीं है। तो एक और लाइन जोड़ दी कि ऐसे व्यक्ति का कथन सुसंगत तथ्यों के बारे में जो व्यक्ति उपस्थित नहीं है, अवेलेबल नहीं है। अब बात आती है कि किस तरीके से अवेलेबल नहीं है, किसको माना जाएगा कि यह व्यक्ति उपस्थित नहीं है।
तो उसके लिए 4 बातें लिखी हैं, इसी सेक्शन में लिखी हैं कि अगर इनमें से किसी में भी फॉल कर जाएगा तो कहा जाएगा कि वो व्यक्ति उपस्थित नहीं है, अवेलेबल नहीं है, अनअवेलेबल है। तो वो 4 लोग कौन कौन से हैं? नंबर 1 बात, पर्सन हु इज डेड। भैया ये तो कॉमन सी बात हो गई कि जो व्यक्ति मर गया है वो तो उपस्थित हो ही नहीं सकता कोर्ट में। इट मींस एक ऐसा व्यक्ति जिसने मरने से पहले एक कथन किया था, रेलेवेंट फैक्ट के बारे में किया था, तो ऐसे व्यक्ति का कथन रेलेवेंट हो जाएगा, कथन रेलेवेंट हो जाएगा। इस कथन के अंदर जो बातें कही गई हैं वो रेलेवेंट फैक्ट के बारे में बात होनी चाहिए। अगर वो स्टेटमेंट के अंदर जो बातें लिखी गई हैं वो रेलेवेंट फैक्ट के बारे में नहीं है और फिर मर भी गया है वो व्यक्ति, तो फिर यहां से सेक्शन में रेलेवेंट नहीं होगा। तो आप लैंग्वेज को थोड़ा समझने की कोशिश करें। तो बात नंबर 1, कैसा व्यक्ति है वो? जो व्यक्ति मर गया है, या फिर और हु कैन नॉट बी फाउंड। नंबर 2 टाइप व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति है भैया कि अभी हमें नहीं पता कि वो मरा है या जिंदा है, बट मिल नहीं रहा है। अगर मिल जाता तो हम कोर्ट में इसको ले आते, अपनी ये एविडेंस दे देता कोर्ट में आकर, लेकिन ये मिल नहीं रहा है। तो ऐसे व्यक्ति ने पहले कभी स्टेटमेंट दिया था तो स्टेटमेंट हमारे पास अवेलेबल है, लेकिन सुसंगत तथ्य हैं उस स्टेटमेंट में। ये भी मैं मेन पार्ट बता रहा हूं सेक्शन 26 का, जो 8 क्लॉज में हर किसी क्लॉज से पहले आपको यही पढ़ना पड़ेगा। 8 क्लॉज तो स्पेसिफिक हैं और उनमें सर्कमस्टांसेस बताए गए कि ये जो स्टेटमेंट दिया है उस व्यक्ति ने, जो व्यक्ति अनअवेलेबल है, इस स्टेटमेंट में पहली बात तो रेलेवेंट फैक्ट होने चाहिए और दूसरी बात कुछ स्पेसिफिक परिस्थितियों में, सर्कमस्टांसेस में वो स्टेटमेंट दिया हो, तब रेलेवेंट होगा। अदरवाइज उन परिस्थितियों में से कुछ भी मिसिंग तो रेलेवेंट नहीं होगा। तो दूसरे टाइप का व्यक्ति जो अभी मिल ही नहीं रहा है, हो सकता है मर गया हो सकता है जिंदा हो बट मिल नहीं रहा है, बट रिकॉर्ड पर अभी तक नहीं है कि वो व्यक्ति मर गया है। अगर रिकॉर्ड पर ये हो कि वो व्यक्ति मर गया है तो फिर इस कंडीशन में आएगा, वो फिर इसमें नहीं आएगा। अगली बात, हाँ यहीं से, इसी से रिगार्डिंग आपको 2 सेक्शन और पढ़नी चाहिए। इंडियन एविडेंस एक्ट की बात करूं तो 107 एंड 108, 107 एंड 108। आज की डेट में बात करें भारतीय साक्ष्य अधिनियम की तो 110 एंड 111, इन दोनों को जरूर पढ़ना चाहिए इस क्लॉज को समझने के लिए। तीसरे टाइप का व्यक्ति, हु हैज बिकम इनकेपेबल ऑफ गिविंग एविडेंस। देखिए भैया, व्यक्ति मरा तो नहीं है, जिंदा है और उपस्थित भी है, बट अब उसकी स्थिति ऐसी हो गई है कि वो कोर्ट में आकर अपनी गवाही नहीं दे सकता। Who has become incapable of giving evidence? अब वो कोर्ट में आकर गवाही देने में असमर्थ है। क्या कारण हो सकते हैं? कि बीमार बहुत ज्यादा है जी, वो बोल ही नहीं सकता है, या फिर अब मेंटल स्टेटस में पहुंच गया है जी, वो दिव्यांग हो गया है जी मेंटल रूप से, उसे पता ही नहीं है कि मैंने क्या पूछा जा रहा है, मेरे से क्या नहीं पूछा जा रहा है, मुझे क्या जवाब देना है। और भी बहुत सारे सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं जिनके आधार पर कहा जा सकता है कि वो व्यक्ति जिसका ये स्टेटमेंट है, जिसको सेक्शन 26 में रिलेवेंट बनाना है, वो व्यक्ति इनकैपेबल हो गया है। 3 बात, मैं कितनी बातें बताई थी? 4। तो लास्ट बात देखिए, whose attendance, जिसकी उपस्थिति कैन नॉट बी प्रिक्योर्ड विदाउट एन अमाउंट ऑफ डिले और एक्सपेंस which under the circumstances of the case appears to the court unreasonable। पहली बात तो आपको याद रखना है कि डिले और एक्सपेंस इसके 2 मेन इंग्रेडिएंट हैं चौथे वाले पार्ट के लिए, चौथे व्यक्ति की कैटेगरी के लिए। डिले देरी, एक्सपेंस खर्चा, और दोनों के बीच में और लगाया भैया। जब आप अपने आंसर में लिखेंगे या आंसर कोई मल्टीपल चॉइस आंसर का क्वेश्चन का आंसर देंगे तो आप ध्यान देंगे और वर्ड है, एंड नहीं है। एंड का मतलब तो डिले भी होना चाहिए, साथ में एक्सपेंसेस भी अनरीजनेबल होने चाहिए। बट
फोर्थ कैटेगरी को फुलफिल करने के लिए कहा गया कि वो व्यक्ति ऐसा है कि उसकी उपस्थिति कोर्ट में प्रिक्योर करना, इसमें बहुत ज्यादा डिले होगा या फिर बहुत ज्यादा एक्सपेंसेस होंगे। ऐसी परिस्थितियां हैं और इन परिस्थितियों में कोर्ट को ऐसा लगता है कि ये डिले अनरीजनेबल है और ये एक्सपेंसेस भी अनरीजनेबल है। दोनों में से कुछ भी लगा, डिले लगा तो डिले अनरीजनेबल, अतार्किक है, और दूसरा एक्सपेंसेस हैं, खर्चे हैं, तो वो भी अतार्किक है। तो ये चार पोजीशन में अगर कोई व्यक्ति है और उसने इस पोजीशन में पहुंचने से पहले कोई स्टेटमेंट दिया था और उस स्टेटमेंट में रेलेवेंट फैक्ट के बारे में बात हो रही है, तो ऐसे ऐसे स्टेटमेंट्स आर देमसेल्व्स, वो अपने आप में रेलेवेंट फैक्ट हैं इन द फॉलोइंग केसेस, केवल और केवल जब रेलेवेंट होंगे, जब ये जो 8 बातें नीचे लिखी गई हैं इनमें से किसी ना किसी एक क्लॉज में फॉल जरूर करता हो वो स्टेटमेंट और वो व्यक्ति। अब यहां पर आपने 2 वर्ड और देखे होंगे कि स्टेटमेंट के जस्ट आगे 2 वर्ड लिखे कि ये स्टेटमेंट रिटन भी हो सकता है और ये स्टेटमेंट वर्बल भी हो सकता है। इसके बारे में मैंने आपको बात समझाई थी एक किसी वीडियो में कि ये जो वर्बल है इसका अगर आप डिक्शनरी मीनिंग देखेंगे, आपने पढ़ा होगा वर्बल रीजनिंग और नॉन वर्बल रीजनिंग, तो वर्बल का एक्चुअल मीनिंग तो होता है मुंह से बोलना, लेकिन लीगल मीनिंग इसका थोड़ा डिफरेंट है दोस्तों। कई बार क्या होता है कि हम आम जिंदगी में बहुत सारे काम ऐसे करते हैं कि अपने विचार हम कन्वे कर देते हैं बट मुंह से बिना बोले कर देते हैं। कैसे कर देते हैं कि हमारे पिताजी ने पूछा कि तुमने वो काम कर दिया, तो हम सिर्फ ऐसे गर्दन हिला देते हैं, कोई हमने मुंह से कोई वर्ड नहीं हमने अटर किया, अर्थात ये भी हमने कम्युनिकेट कर दिया। लीगल देखिए, इंग्लिश की लैंग्वेज में बात करेंगे तो ये जो मैंने गर्दन हिलाई, दिस नोड इज नॉट वर्बल, ये वर्बल नहीं है, लेकिन लीगल लैंग्वेज में ये वर्बल है। बहुत डिटेल में मैंने बताया था और जजमेंट का नाम भी दिया था कि ऐसा क्यों कहता हूं। तो ये जो स्टेटमेंट है इसको एक्सप्लेन किया यहां पर कि ये रिटन हो सकता है, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, लिखित रूप में हो सकता है। लिखित रूप में मतलब आज की डेट में कहीं भी हो सकता है, लिखित रूप में फिजिकल फॉर्म में भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी हो सकता है, बट वर्ड्स होने चाहिए, मार्क्स होने चाहिए जो रिटन हो, कहीं लिखे गए हो किसी भी सब्सटेंस पर और एक मीनिंग देते हो, देन कहेंगे कि ये स्टेटमेंट रिटन है। और वर्बल का मतलब कि इसमें मुंह से बोले हुए शब्द भी हैं, इट मींस ओरल भी है और साथ में जेस्चर्स भी हैं, इशारे भी हैं, हाव भाव भी हैं। उनसे अगर हमने कोई स्टेटमेंट दिया तो भी यहां पर वर्बल की कैटेगरी में आ जाएगा। आर वर्सेस अब्दुल्ला का केस मैंने आपको समझाया था, जिसमें अब्दुल्ला ने एक लड़की का गला काट दिया था, बाद में उसकी डेथ हो गई थी और लड़की से बोला नहीं जा रहा था, लेकिन जब लड़की का स्टेटमेंट लिया गया तो डॉक्टर ने भी कह दिया कि तुमको बोलना नहीं है क्योंकि तुम्हारे गले में चोट है और ज्यादा नुकसान हो जाएगा। तो फिर उसका स्टेटमेंट लिया गया, उसके सामने क्वेश्चंस रखकर, क्वेश्चंस के जवाब उसने केवल हाथ हिलाकर हाँ या ना में दिए, तो उसको वर्बल स्टेटमेंट माना था और डाइन डिक्लेरेशन भी माना था। आऊंगा धीरे धीरे जब नीचे की बात करेंगे। तो इस सेक्शन का जो बेसिक है वो आपको समझ आ गया होगा कि ये जो बातें हैं, जो मेन प्रोविजन है इसका 26 का, ये हर क्लॉज के साथ जो ए से लेकर एच तक हैं, सबसे पहले आपको ये कंप्लीट करनी पड़ेंगी, देन फिर हम नेक्स्ट क्लॉज पर जाएंगे और तभी ऐसा स्टेटमेंट रेलेवेंट होगा। इसमें है क्या, 2 ही बातें हैं सिर्फ, एक स्टेटमेंट है और वो रेलेवेंट होगा, लेकिन स्टेटमेंट को एक्सप्लेन कर दिया कि वो रिटन हो सकता है, वर्बल हो सकता है। दूसरा, उस स्टेटमेंट में रेलेवेंट फैक्ट की बातें होनी चाहिए। तीसरा, वो किसी व्यक्ति ने दिया हो, एक पर्सन ने दिया हो,
अब पर्सन को एक्सप्लेन कर दिया कि पर्सन कैसा होगा, 4 तरीके बता दिए कि इन तरीकों के कारण वो अवेलेबल नहीं हो पा रहा है कोर्ट में। तो ऐसे व्यक्ति का अगर स्टेटमेंट है तो सच स्टेटमेंट्स आर देमसेल्व्स रेलेवेंट, लेकिन कब? इन द फॉलोइंग कंडीशंस, फॉलोइंग केसेस, नेमली यहां बताए जाते। अब एक और आपसे, क्योंकि देखिए हम डीप बातें पढ़ते हैं, हमारे चैनल का टैगलाइन है इल्यूमिनेट्स द इनविजिबल्स। लॉ में जो सामने लिखा हुआ है ना दोस्तों, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि वहां पर क्या नहीं लिखा है, लेजिस्लेचर ने क्या छोड़ दिया है। लेजिस्लेचर दो तरीके से छोड़ता है दोस्तों, एक इंटेंशनली छोड़ता है किसी फैक्ट को लिखने से, और एक कई बार अनइंटेंशनली रह जाते हैं। तो जो इंटेंशनली छोड़े गए उनको तो कोई भी इंटरप्रेट कर इवन मानिए सुप्रीम कोर्ट भी इंटरप्रेट करके उनको ऐड नहीं कर सकते। इसको बोलते हैं इंटेंशनल ओमिशंस। और अगर इनएडवर्टेंट ओमिशंस हो गए हैं तो उनको इंटरप्रिटेशन करके ऐड किया जा सकता है, नॉट की लैंग्वेज में ऐड किया जा सकता है, बताया जा सकता है कि यहां पर ये भी पढ़ा जाए। तो आपको दिखाई दे रहा है कि यहां कुछ मिसिंग है, क्योंकि जब सेक्शन नंबर 3 पढ़ी हमने तो हमने कहा कि एविडेंस किसके बारे में दी जा सकती है, तो एविडेंस रेलेवेंट फैक्ट एंड फैक्ट इन इशू दोनों के बारे में दी जा सकती है। तो देखिए क्या इस स्टेटमेंट में केवल और केवल रेलेवेंट फैक्ट ही होने चाहिए, फैक्ट इन इशू के बारे में अगर वो लिख दे कुछ तो इस स्टेटमेंट में फैक्ट इन इशू के बारे में कुछ बोल दे वो व्यक्ति जिसने स्टेटमेंट दिया, तो क्या सेक्शन 26 में कवर नहीं होगा? आप अपनी ओपिनियन जरूर बताइए, नेक्स्ट वीडियो में इसका जवाब दूंगा मैं। और मुझे याद भी दिला देना कि ये इस बात का जवाब देना है आपने। मैं जानना भी चाहूंगा ना कि आप कितना सीख रहे हैं, आपकी कॉमन सेंस कैसी है। और मैंने ये भी बताया था कि रेलेवेंट फैक्ट एंड फैक्ट इन इशू एविडेंस देने के टाइम पर सेक्शन 3 में दोनों वर्ड यूज हुए, अर्थात दोनों कहीं ना कहीं अलग अलग हैं। तो इसके बारे में आप अपनी ओपिनियन दीजिए। दोस्तों ये तो है बेसिक 26 का। मैं ये चाहूंगा कि ये जो डाइन डिक्लेरेशन है, पहली क्लॉज, इसको बिल्कुल एकदम अलग वीडियो में बनाऊंगा दोस्तों, बट बेसिक आपको पता होना चाहिए कि ये 26 का बेसिक है। और दूसरी बात, एक और बात बता देता हूं कि क्या ये सेक्शन केवल और केवल सिविल मैटर्स के लिए होगी या फिर क्रिमिनल मैटर्स के लिए होगी, तो दोनों के लिए एप्लीकेबल है। 8 क्लॉज है इसमें, ये 8 की 8 है, दोनों के लिए एप्लीकेबल है। अब आप कहेंगे डाइन डिक्लेरेशन कैसे होगा सिविल के लिए एप्लीकेबल, तो ये बात भी मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। सिविल के लिए डाइन डिक्लेरेशन भी एडमिसिबल होता है। और अगर आपको नमूना देखना है, सैंपल देखना है कि क्यों ऐसा हो सकता है, तो देखिए इसमें एक वर्ड यूज हुआ है केस, वर्ड यूज हुआ है इन एनी केस इन विच द कॉज ऑफ दैट पर्सन्स डेथ कम्स इनटू क्वेश्चन। इन एनी केस अर्थात वो चाहे मैटर सिविल हो चाहे क्रिमिनल हो, अगर डेथ इन क्वेश्चन है उस पर्सन की जिस पर्सन ने ये स्टेटमेंट दिया, देन वो रेलेवेंट हो जाएगा, चाहे वो मैटर्स कुछ भी। और बहुत सारी बातें हैं दोस्तों मेरे पास, बट हम आज की वीडियो में इतना ही रखेंगे, जिससे कि आपको पहले बेसिक क्लियर हो। और ये ध्यान रखना है आपको कि पहले ये पूरा होगा, देन हम आगे की क्लॉजेस पर जाएंगे, ए से लेकर एच तक जाएंगे। और ए को तो पढ़ेंगे हम केवल और केवल एक वीडियो में, और इससे आगे की जो क्लॉजेज हैं उनको हम सारी की सारी क्लॉजेज को एक ही वीडियो में पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको इंफॉर्मेशन अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, हाइप कर दीजिए, कमेंट करके बताइए। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिए। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, देखते रहिए लीगल लैंप, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।